नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। मार्केट अपडेट्स में आज बात होगी शेयर मार्केट के साथ साथ कमोडिटी की भी, क्योंकि आज बाजार में निवेशकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे पैसा कहां लगाना बेहतर रहेगा, गोल्ड सिल्वर में या फिर शेयर मार्केट में। क्योंकि एक तरफ गोल्ड सिल्वर ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, तो दूसरी तरफ इक्विटी मार्केट में 2 सालों से कोई रिटर्न नहीं मिला। कई तरह के टेंशन रहे हैं, आप जानते भी होंगे। अब आगे की दिशा को लेकर सवाल है। ग्लोबल क्यूज, फेड की पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स, डॉलर की चाल और जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन सभी का असर गोल्ड के साथ साथ शेयर मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में गोल्ड एक बार फिर पोर्टफोलियो का मजबूत सहारा बनेगा, या फिर इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट करेक्शन के बाद बाइंग जोन में बदल गया है? यानी कि शेयर मार्केट में क्या मौके तैयार हो रहे हैं? गोल्ड और इक्विटी दोनों एसेट क्लासेस पर क्या है एक्सपर्ट का आउटलुक? कहां बन रहे हैं अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटी और अगले कुछ महीने में किन लेवल्स पर रहेगी नजर? आज इन्हीं तमाम सवालों पर करेंगे खास बातचीत। हमारे साथ मौजूद हैं अमित जैन सर, करीब 22 सालों से मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित सर आपका। थैंक यू सो मच सुमित जी। गुड आफ्टरनून, दर्शकों को भी नमस्कार। क्या लग रहा है सर, यहाँ से अगर पहले मार्केट की बात कर लेते हैं, फिर गोल्ड सिल्वर की बात करेंगे। इस वीक में हमने देखा है कि 2.5% निफ्टी ने पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। क्या लग रहा है सर, नेक्स्ट वीक का टारगेट क्या है? सुमित जी देखिए, सबसे पहला तो ये एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वैल्यूएबल भी रहेगा दर्शकों के लिए। उसकी वजह सीधी सिंपल ये है कि आज मंथ एंड 31 जुलाई पे हम खड़े हुए हैं। कल मंडे को जो बाजार खुलेगा वहां पर एक हम मंथली चार्ट पर एक नई कैंडल बनती हुई देखेंगे, तो पूरे मंथ का स्ट्रक्चर आगे आने वाले टाइम पर डिफाइन होगा। नो डाउट शेयर मार्केट, स्पेशली अगर हम निफ्टी की बात करें तो अभी बुलिश टेरिटरी में है, लेकिन ये बुलिशनेस कब तक रहेगी वो हमें बहुत सारी चीजें कमोडिटी को रेफरेंस में लेके समझ में आएगा, स्पेशली क्रूड ऑयल के प्राइसेस को लेके। तो अब उसकी भी बातें हम आगे करेंगे। तो मेरा अपना काम यह है कि यहाँ पर लोगों को अभिमन्यु बनने से कैसे बचाएं। यूजुअली आज मैं बात कर रहा हूँ तेजी की, सोशल मीडिया में, इंटरनेट पे हर कोई तेजी की बात कर रहा है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि बाजार में रुकना कहाँ पर है या फिर ट्रेंड रिवर्सल कहाँ से आ सकता है। तो वो पॉइंट में देना चाहूंगा निफ्टी के लिए। स्पॉट निफ्टी 24,370 चल रही है। फ्यूचर अगस्त वायदा 24,460 चल रहा है। फ्यूचर वायदा अगर सुमित जी 24,130 के नीचे आ जाता है तो अलर्ट मोड पे आ जाना है, और 23,940 के बाद सारी तेजी को वाइंड अप कर देना है, चाहे कितना भी कैसा भी लॉस हो, या फिर किसी भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म के दृष्टिकोण से अगर पोजीशन बनाई हुई है तो मेरे ख्याल से वहां पर सतर्क हो जाना चाहिए। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सुमित जी देखिए अभी तक बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करी हुई है, यानी कि बुलिश नहीं हो पाई है। हम लोग एक आंकड़ा ड्राइव करते हैं जिसके ऊपर बाजार चलने पर बुलिश होता है और जिसके नीचे चलने पर बेरिश होता है। तो बैंक निफ्टी का वो आंकड़ा 58,500 का है। जब तक वो नहीं करता तब तक हम बुलिश नहीं होंगे बाजार में, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में। तो निफ्टी का ब्रेकआउट जो नीचे का है और बैंक निफ्टी का ऊपर का है, थोड़ा सा सिचुएशन अभी खराब, डाउटफुल है। अभी एकदम से एक तरफा तेजी की बात हम करना पसंद नहीं करेंगे सुमित जी। ओके, ठीक है सर। पीसीआर और आरएसआई क्या इशारा कर रहे हैं सर? देखिए आरएसआई तो ना ओवरबॉट जोन पर है ना ओवरसोल्ड जोन पर, एक मॉडरेट स्थिति पर है। अगर हम इंडिया विक्स को भी देखें तो 12-13 के आसपास आकर ठहरा हुआ है। तो ये ठहराव एक्चुअली देखिए जो दिखता है बाजार में वो होता नहीं, और जो होने वाला वो होता है, वो हमें दिखाया नहीं जाता। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जब आरएसआई 90-85 के ऊपर है तब भी बाजार बुल ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। बाजार में छोटे छोटे डिप आते हैं, आरएसआई एडजस्ट होती हैं और फिर बाजार में वापस से वो रैली कंटिन्यूएशन पे रहती है। तो इन इंडिकेटर्स के बेस पे हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि इस इंडिकेटर ने मुझे ओवरबॉट बता दिया तो यहाँ से बाजार बढ़ नहीं सकता या फिर यहाँ से बाजार टूटना ही टूटना है। टेक्निकल इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, ये आपको और हमको सबको पता हुआ है। एक सवाल सर ट्रेडर के लिए भी पूछ लेता हूँ, नेक्स्ट वीक के लिए कौन से लेवल को ध्यान में रख के ट्रेड करना चाहिए? निफ्टी और बैंक निफ्टी किस सेगमेंट के लिए पूछ रहे हैं सुमित जी? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए सर। देखिए निफ्टी, इन केस निफ्टी 24,130 के नीचे स्टेबल हो जाती है, निकलती है, तो परेशानी बढ़ सकती है ट्रेडर्स लोगों के लिए। जब तक ये 24,130 को इंटैक्ट करके रखिए, 23,940 के नीचे ट्रेड नहीं कर रही, तब तक ये रैली 24,650 से 24,800 तक कंटिन्यूएशन में रह सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर किसी ने शॉर्ट टू मीडियम टर्म के दृष्टिकोण से कहीं कोई इन्वेस्टिंग करी हुई है तो एक बार वहां पर एग्जिट प्लान करें, वरना अपने स्टॉप लॉसेस को 23,940 या फिर 24,140 के नीचे ट्रेल कर लें। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी 56,000 के नीचे प्योर बेरिश टेरिटरी में जाना स्टार्ट कर देगी, तो यहाँ से 1,500 पॉइंट का रिस्क है। 56,000 के नीचे तेजी होल्ड नहीं करनी चाहिए।
वरना तब तक 58,500 तक टेस्ट कर सकती है। 58,500 के ऊपर निकलने के बाद हो सकता है प्रोबेबली हम 60,000 के पार जाता हुआ देखें। तो ये पड़ाव है, हर पड़ाव को पार करना पड़ेगा। ओके ठीक है सर, नेक्स्ट वीक के लिए कौन सा सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है, आईटी, रियल्टी या फार्मा? फार्मा नो डाउट। देखिए फार्मा सेक्टर डिफेंसिव सेक्टर है, तो कोई भी आपदा आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो यूजुअली फार्मा उतना नहीं गिरता जितना दूसरे गिरते हैं। तो फार्मा तो हमेशा अपनी बेट में रहना ही चाहिए। और बाकी ऑटो सेक्टर मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऑटो सेक्टर में एशर मोटर्स बहुत अच्छा है, बजाज ऑटो बहुत अच्छा है, यहाँ पर हम नजर बना के रख सकते हैं। तो ऑटो में और फार्मा में बने रहिए। ऐसी कोई अनसर्टेन इवेंट भी होती है तो शायद ये डिफेंसिव काउंटर की तरह आपके पोर्टफोलियो में काम करेगा। ओके, नेक्स्ट वीक के लिए कोई ऐसा सेक्टर सर जहां पर ट्रंप और यूएस ईरान का असर कम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा हो? देखिए क्या होता है ना, एक कहावत है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अगर ट्रम्प साहब वापस से कोई बवाल मचाना चालू करते हैं, जिसकी एक्सपेक्टेशन मुझे तो है, हालांकि वो मैं चाहता नहीं हूं, अगर इंसानियत के नाते हम बात करें तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन बाजार जो कह रहा है, जो फीलिंग दे रहा है, जो बयां करने की कोशिश कर रहा है, उसके हिसाब से लग रहा है कि अभी भी वहां पर शांति वार्ता हो जाए या फिर न्यूट्रलाइज चीजें हो जाए, इसकी उम्मीद कम है। तो अगर ऐसा कुछ होता है और मार्केट अगर इनके यहाँ से ब्रेकडाउन देते हैं तो फिर तो कोलेटरल डैमेज होता हुआ फिर सभी धुलेंगे। ओके सर, अब बात थोड़ा गोल्ड सिल्वर की कर लेते हैं। गोल्ड सिल्वर को लेके क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए? सुमित जी, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि गोल्ड सिल्वर में मुझे ऐसा लगता है कि अभी बाइंग सिचुएशन तो नहीं बन रही है। नो डाउट यहाँ से बहुत अग्रेसिव सेलिंग भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाइंग भी नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह सीधी सिंपल ये है कि देखिए सुमित जी, अभी हम अगस्त एंड जुलाई एंड पे खड़े हुए हैं। अगस्त 5 का वायदा कारोबार आज खत्म हो रहा है और वो 1,42,000 के आसपास चल रहा है और उसका नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट 1,43,500 चल रहा है। 1,500 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है। अभी यहां से समझना होगा सुमित जी, जिस किसी ने भी सेल किया हुआ था, मान लेते हैं एक यहाँ पर अगर कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल भी कर रहा है। जिस किसी ने भी 1,50,000 रुपए, 1,55,000 रुपए, 1,60,000 रुपए पे सेल किया होगा, वो 1,42,000 रुपए में अपना शॉर्ट का पोजीशन काट कर 1,43,500 में वापस बेचता है तो उसको 1,500 का प्रीमियम मिलता है। राइट। ऑन द अदर वे, आज से पहले के प्रीमियम 3,500, 4,000, 5,000 के हुआ करते थे इसके पहले के कॉन्ट्रैक्ट के। अब वो प्रीमियम सिर्फ 1,500 के रह गए हैं। जो लोग लॉन्ग लेके फंसे हुए हैं उनको उतना तकलीफ नहीं है कि भाई वो लॉन्ग को रोल ओवर करने में बहुत मोटा नुकसान हो रहा हो। तो जब भी यूजुअली बाजार बड़े सिस्टमेटिक ढंग से बड़ी कम कॉस्ट में आपको अगर रोल ओवर करने की अपॉर्चुनिटी देता है तो वहां से हाथ से होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो एक तो गैप फिलिंग होना बाकी है, दूसरा रोल ओवर कॉस्ट बहुत कम है। तो यहाँ, और तीसरा, हर किसी को ये पता है कि 1,40,000 के आसपास का तगड़ा सपोर्ट जोन है। यानी ऊपर के मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने के लिए बाजार के पास स्पेस बहुत है कि भाई 1,50,000 हो जाएगा, 1,55,000 हो जाएगा, और डाउन साइड की रिस्क कम लगती है। तो जब यूजुअली जो ऐसा बन जाता है ना सुमित जी, तो लोग बायर डोमिनेंस बाजारों को बना देते हैं, और जब बायर डोमिनेंस बाजार बन जाता है तो उस बाजार के नीचे टूटने की संभावना बन जाती है। उसको ऐसे समझते हैं सुमित जी, अगर एक बोट है, एक बोट में 10 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, वहां पर अगर हम 50 लोगों को अकोमोडेट कर देंगे तो वो बोट पानी में कितना दूर जा पाएगी? डूबना तय है उसका। तो अभी यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है बाजार को देख के कि बायर बड़े इजीली बाजार को पार्टिसिपेट करना पसंद कर रहे हैं। तो या फिर यहाँ पर लॉन्ग मत करिए अगर शॉर्ट नहीं करना चाहते हैं तो, या फिर थोड़ा इंतजार करिए। ओके ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि अभी खरीदारी करने की जरूरत नहीं है, इंतजार किया जा सकता है। तो सर अगर गिरावट यहाँ से आती है तो कहाँ तक गिरावट आ सकती है गोल्ड और सिल्वर दोनों में? सुमित जी, गिरावट की तो कोई हद नहीं होती। देखो, और एक रीजन है, $4,000 के आसपास का साइकोलॉजिकल आंकड़ा है। यानी हमारे इंडिया में तो ठीक है, सबको पता है 1,40,000 का सपोर्ट है। इंटरनेशनल मार्केट में गोरों को भी पता है $4,000 का सपोर्ट है। अगर वो $4,000 का सपोर्ट तोड़ा तो एक टर्म हम यूज करते हैं स्टॉक मार्केट में और ट्रेडर्स लोग, स्टॉप लॉस हंटिंग होना। तो स्टॉप लॉस हंटिंग कब तक होगी? जब तक सबकी पोजीशन ऑटो लिक्विडेट ना हो जाए। अब वो $100 की होती है, $150 की होती है, $250 की होती है, वो देखना होगा। मेरा पर्सनल टारगेट अगर 4,000 के आंकड़े को बाजार काटता है तो सीधे $3,825 यानी $250 यानी यहाँ से 6-7 रुपए की मंदी, यानी कि अगला अक्टूबर वायदे की बात करें तो 1,37,36,000 रुपए तक बाजार दिख सकता है। ओके, और सिल्वर सर? सिल्वर तो सर 2 लाख एक बार काटनी चाहिए 2026 में, क्योंकि एक बार 2 लाख का आंकड़ा टेस्ट हो चुका है।
तो एक बार 2 लाख कटना चाहिए। और ये 2 लाख कटने की उम्मीद कब तक है? देखिए, ऐसा नहीं कि जो हम सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं वैसा ही होगा। इसीलिए मैं ऐसे आंकड़े भी देता हूँ जिसके ऊपर निकलने के बाद मैं बाजार में अपने व्यूज चेंज कर लूंगा, और दर्शकों को भी अपने व्यूज उसके उस आंकड़े के बेसिस पे चेंज कर लेने चाहिए। वो आंकड़ा है 2,23,500 का। अभी 2,18,000 रुपए का भाव चल रहा है। 2,23,500 के ऊपर निकलता है तो मेरे व्यूज प्रोबेबली अपसाइड में चेंज हो जाएंगे। जब तक ये आंकड़ा नहीं कट रहा है तब तक हम 2 लाख के नीचे तक की गिरावट आराम से एक बार देख सकते हैं सिल्वर में। ओके, मतलब कुछ भी सर्टेन नहीं है, जिस अकॉर्डिंग सिचुएशन आएगी उसके अकॉर्डिंग व्यूज भी बदलते रहेंगे। और सर एक चीज और एक बात कर लेते हैं, अभिमन्यु को लेकर आप सर जिक्र करते रहते हैं हर बार। बाजार भी अभी सर चक्रव्यूह की तरह नजर आ रहा है, एक कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, जहां से ना तो ऊपर निकल रहा है ना नीचे आ रहा है, मतलब पूरा का पूरा एक चक्रव्यूह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें सर निवेशक कैसे पार लगा पाए, कैसे मुनाफा बना पाए इसमें? स्टॉक मार्केट में या फिर गोल्ड सिल्वर में? दोनों में पूछ रहा हूँ, क्योंकि सर दोनों में कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। स्टॉक मार्केट भी 24,400 के ऊपर नहीं निकल पा रहा है, और नीचे सर वही 23,600 23,800 वाला लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है। गोल्ड सिल्वर का देखें तो ये भी 1,38,000 के नीचे नहीं आ पा रहा है, ऊपर में 1,45,000 46,000 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो सुमित जी देखिए, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है, मैं किस तरह के थॉट प्रोसेस से साइकोलॉजी अपनी डेवलप करता हूँ। मैं एक इमेजिनरी पिक्चर बनाता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए 100 लोग बैठे हैं जो स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं। वो 100 लोगों से हम पूछते हैं कि भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में तुरंत इमीडिएटली इन्वेस्ट करना चाहोगे, यहाँ से 30,000 की निफ्टी देखते हो क्या, या फिर बाजार यहाँ से क्रैश हो सकता है? तो 100 लोगों में 90 लोग मेरे हिसाब से ये आंसर देंगे, भाई टूटेगी तो क्या होगा, 22,000 आएगी, 20,000 आएगी, इससे नीचे तो नहीं जाएगी। यानी 4,000 पॉइंट गिरने की स्पेस अपने माइंड मेकअप में आ जाती है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए 30,000 की निफ्टी भी बड़ी आसानी से दिखती है। तो अगर 100 लोगों में से किसी से भी पूछा जाए तो यहाँ पर 50% 70% एवरेज आउट कर करके ऑलमोस्ट इन्वेस्ट कर चुका होगा। जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पर 100 में से 90 लोग सिर्फ तेजी करना चाहें, या फिर फोमो में आकर, अभी जैसे बाजार ने शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेकआउट दिया हुआ है अपसाइड का, तो कम से कम यहाँ पर कुछ ना कुछ माल इन्वेस्ट कर ही देते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो एक बार क्लाइमेक्स बाकी रहता है सुमित जी, वो अभी तक आया नहीं है। वो क्लाइमेक्स आता है, अभी तक क्लाइमेक्स ट्रिगर भी नहीं हुआ है, लेकिन आता है तो फिर वो खतरनाक वाला क्लाइमेक्स होगा। तो निफ्टी में 23,950 जब तक नहीं कट रहा है तब तक चिंता वाली कोई बात नहीं है। 23,950 कटे तो आपको ये आंकड़ा अभिमन्यु बनने से बचाएगा। तभी मैं कहता हूं आपको ये ब्रेकआउट जोन जो रहते हैं वो अभिमन्यु बनने से बचा सकते हैं। वैसे ही बैंक निफ्टी में अग्रेसिव बहुत पूरे पोटेंशियल से अभी यहाँ पर कोई भी डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा वेट करिए। प्रोबेबली 58,500 के बाद हम तेजी का व्यू बनाएंगे। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो एकदम क्लियर कट है सुमित जी मेरा कि यहाँ पर बाय नहीं करना है। भाई 2-4 हजार रुपए महंगा ले लेंगे चलेगा, लेकिन अगर यहाँ से 5,000 रुपए बाजार टूट गया तो हम अपने आप को दोषी ठहराने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी हम वो ऐसा हो जाएगा कि ना खाने का रहा, ना निगलने का रहा, ना उगलने का रहा, कि भाई सस्ता देख के बाय कर लिया। सारे सर्कमस्टेंसेस बाजार के ऊपर भागने के लिए पोटेंशियल दिखा रहे थे, बाय करना है। यहाँ से बाजार टूट गया तो फिर रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो खरीदारी मत ही करिए, अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहाँ से 3-4 हजार रुपए ऊपर महंगा लेंगे, 248 के बाद 148 के बाद गोल्ड में तेजी कर लेंगे, वरना यहीं पे टहलता रहेगा या फिर यहाँ से टूट जाएगा। सिल्वर की बात करूँ तो बता चुका हूँ, 2,23,500 के ऊपर निकलने के बाद खरीदारी करनी है, वरना 2 लाख के नीचे आने का वेट करते हैं। ओके ठीक है सर, शेयर मार्केट को लेकर थोड़ा बात करते हैं, क्या क्या खतरे दिख रहे हैं सर यहाँ से आगे के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉलर इंडेक्स का अगर हम चार्ट देखते हैं, कल करीब 101 के आस 100.80 के आसपास था। कल रात में ये 100 के नीचे आया, लेकिन ना ही इसको इंटरनेशनल मार्केट ने पार्टिसिपेट किया, ना ही इसको गोल्ड सिल्वर ने पार्टिसिपेट किया। अभी हालांकि अभी भी वो 100 के आसपास ही घूम रहा है। तो बाजार में जब कोई चीजें जैसे डॉलर गिरने के बाद भी अगर उसके इफेक्ट दूसरी जगह देखने को नहीं मिलते हैं तो यूजुअली शॉर्ट टर्म के फॉल होते हैं। तो अगर यहाँ से डॉलर में फॉल होता, डॉलर वापस से अपसाइड जाता हुआ देखते हैं, या फिर दूसरा ट्रम्प साहब जो सबसे बड़े खतरे बने हुए हैं, इनका इलेक्शन अभी 3 नवंबर को है। आज हम जुलाई खत्म होता हुआ देख रहे हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने बचे हुए हैं। ये 3 महीने में ये 1 महीना जो रहेगा, अगस्त वाला महीना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो भी इनको डिसीजन लेने, जो भी इनको स्ट्राइक करनी, या फिर कोई आतंक मचाना नहीं कहना चाहिए, कोई भी भसड़ मचानी है मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, तो इनके पास यही अगस्त का महीना है जब ये मैक्सिमम अपने पावर को यूज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे नवंबर पास में आएंगे वैसे वैसे उनको थोड़ा न्यूट्रलाइज होना पड़ेगा। तो ये ट्रम्प फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल निभाएगा।
जियो पॉलिटिक्स को लेके। और इनके पास और एक पत्ता है जिसको हम हुकुम का इक्का कहते हैं। सब चीजें नॉर्मल होना चालू हो जाती है तो वो अपना टैरिफ का पिटारा खोलने लगते हैं। तो राइट। ट्रम्प फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा आने वाले समय में। ओके, और सर गोल्ड सिल्वर पर भी डॉलर इंडेक्स का इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है, उसकी वजह से गिरावट भी आती है। तो आप सर इसको कैसे देख रहे हैं सर? देखिए सुमित जी, अभी तक हर जगह ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये फेड मीटिंग में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन को भी इस बार बाजार ने धराशायी कर दिया। अब सितंबर में वो एक्सपेक्टेशन ब्राइट है और आज से वो 1.5 महीने बाद है, जो 15 सितंबर के आसपास मीटिंग होगी। अगर अच्छा, दूसरा फैक्टर जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि अगस्त महीने इनके पास बेस्ट पॉसिबल मंथ है सारी भसड़ को लगाने के लिए, या फिर इस वॉर को मैक्सिमम लेवल तक एक्सकेलेट करने के लिए। तो अगर ये एस्केलेट होता है तो बाजार जो सितंबर में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का एक्सपेक्टेशन लगा रहा है उसको ये अगस्त में ही डिस्काउंट कर लेंगे। जैसा हम बोलते हैं ना कि बाजार हर चीजों को डिस्काउंट करता हुआ चलता है, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, क्रूड ऑयल यहाँ से और आउट परफॉर्म करता है, वॉर सिचुएशन एस्केलेट होती है, डॉलर अगर बढ़ता है, और तो यहाँ से हम गोल्ड सिल्वर में एग्रेसिव सेल ऑफ देख सकते हैं। और प्रोबेबली वो सेल ऑफ पूरे कोलेटरल डैमेज की तरह स्टॉक मार्केट को भी गिरने में उसकी हेल्प कर देगा। ओके, आप सर कुछ सेक्टर की बात कर लेते हैं। मैं सेक्टर पूछता हूं आपसे, आपको अगर सेक्टर पसंद आ रहा होगा तो उसमें आप एक एक स्टॉक बता दीजिएगा मुझे। निफ्टी ऑटो को लेकर के सर क्या व्यू है आपका? आप तो पहले पॉजिटिव रहे हैं, फिलहाल अभी कैसे देख रहे हैं और कौन सा इसमें स्टॉक आपको पसंद है? निफ्टी देखिए, मुझे आयशर मोटर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी 7830 के आसपास का भाव है। अगर ये 7500 7600 के आसपास का डिप मिले तो वहां पर 7200 के नीचे के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा लगता है 8400 8800 और 9200 तक के पोटेंशियल दिख सकते हैं। कंडीशन ये है कि वॉर सिचुएशन एस्केलेट ना हो, क्योंकि जब सब धुलते हैं ना तो सांप सभी धुलते हैं, यानी गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। और अगर क्रूड की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर गिरावट तो आना ही है जी। और दूसरा फार्मा सेक्टर में मुझे डॉक्टर रेड्डी बहुत अच्छा लग रहा है, वैल्यू बाय लग रहा है। अभी 1150 के आसपास चल रहा है। इन केस कभी कोई फॉल ट्रिगर हो, कभी कोई बाजार गिरे, 1100 के आसपास मिले तो 1040 के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए। और 1500-1700 रुपए तक के पोटेंशियल डॉक्टर रेड्डी में 2-3 साल में दिखते हैं मुझे। ओके, ठीक है। सर फार्मा का मैं आपसे पूछने ही वाला था लेकिन आपने पहले ही बता दिया। आईटी को लेकर के सर बात कर लेते हैं। आईटी पर व्यू दिया आपने लेकिन सर स्टॉक नहीं बताया आपने, क्या कोई स्टॉक पसंद नहीं है इससे? नहीं, देखिए अभी क्या है ना, आईटी मुझे ऐसा लगता है, देखिए अभी एआई में वहां पर करेक्शन ट्रिगर हुआ था, तब आईटी में हमने यहाँ पर बाउंस बैक देखा बाजार में। अब वहां पर वापस से एआई में रिकवरी आने लगी है, तो हो सकता है यहाँ पर आईटी थोड़ा सेटल ऑफ होते हुए नजर आए और रिवर्सल में टाइम लगेगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है 2 से 3 क्वार्टर तो मिनिमम ये निकाल देंगे एक्यूमुलेशन में। तो बेटर है कि वेट इंतजार करते हैं। अगर किसी को लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है तो एक सबसे बेस्ट तरीका मेरे पास, मैं सब अपने पर्सनल यूज के लिए भी यही लेना पसंद करता हूँ कि भाई यहाँ से आईटी सेक्टर अगर 1-1% गिरता रहे तो कुछ कुछ पोर्शन ऐड करते जाइए। मैक्सिमम 15% का फॉल लेके चलिए। तो अपने पोर्टफोलियो को मान लीजिए आपको 1-1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो पहले 15,000 की किस्त आप 1% गिरने पर लगा दीजिए। 15% गिरता है, 15% अपना पूरा फंड एलोकेट कर दीजिए। तो हर 1-1% के गिरावट में आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऐड करते चले जाइए। ओके सर, निफ्टी एनर्जी को लेकर के क्या व्यू है आपका? कौन सा स्टॉक पसंद है इसमें? अदानी पावर एक अच्छा लगता है मुझे। अदानी पावर में स्ट्रेंथ भी देखने को मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा अगर और डिप मिले ना, 211 रुपए के आसपास चल रहा है ये। अगर 203-4 रुपए के आसपास मिले तो वहां पर लेना चाहिए। मुझे लगता है ये 260-270 का कैंडिडेट है और इसकी जो बॉटम लगती थी 181 के आसपास की, बार बार यानी जब बाजार 96-97 के आसपास चलता था, तो 180 के नीचे के स्टॉप लॉस से 200 के आसपास एक बार अदानी पावर में पोजीशन बना सकते हैं 250 और 270 तक के टारगेट्स के लिए। ओके सर, निफ्टी एफएमसीजी। देखिए निफ्टी एफएमसीजी अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा टाइम लगेगा इसको। अभी अगर इसकी इंडेक्स की बात करें तो 49,100 के आसपास चल रही है और ये कंसोलिडेशन थोड़ा लंबा चलेगा सुमित जी। करीब करीब मुझे ऐसा लगता है और 1 से 1.5 महीना बिताना चाहिए। लेकिन देखिए अगर ये 45,000 के आसपास अगर आता है तो वहां पर हम अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी यहाँ से 8 से 9% की अगर कोई कभी गिरावट आए तब लेना चाहिए। अभी इसमें ब्रेकआउट तो नहीं दिखता, लेकिन शॉर्ट टर्म प्ले करने के लिए एक बार 50,500 कटने दीजिए,
तब हो सकता है हम उस रैली को एक्सटेंड होता हुआ देखिए 55,000 तक। तो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स का यही व्यू है। ओके, और एचयूएल को लेकर के कोई व्यू सर एफएमसीजी में? हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट राइट। देखिए जब तक 2250 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता ना सुमित जी, तब तक ये ब्रेकआउट जोन पे नहीं जाएगा, और जब तक ये ब्रेकआउट जोन पे नहीं जा रहा है तब तक हल्लू हल्लू धीरे धीरे मुझे लगता है एक बार 1900 रुपए के भाव तक आएगा। अभी 2090 के आसपास चल रहा है, 1900 के अगर आसपास आता है तो वहां पर एक वैल्यू बाय बनता है, वहां से एक तगड़ी रिकवरी देख सकते हैं हम। तो अगर 1900 के आसपास आता है तो वहां पर लीजिए 1750 के स्टॉप लॉस से, और फिर प्रोबेबली हम इसका जब रनअप देखेंगे तो ये 2500-2600 तक दिख सकता है। ओके सर, कोई फेवरेट स्टॉक आपका जो नेक्स्ट वीक में मुनाफा बनाकर दे सके निवेशकों को? सुमित जी एक्चुअली ना देखिए क्या है ना, एक पारस डिफेंस अच्छा स्टॉक है सुमित जी, 1100 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। मुझे लगता है एक बार 1400 रुपए के आसपास जाएगा डिफेंस सेक्टर में। ओके। हाँ, और दूसरा अभी देखिए वीकेंड की अनसर्टेनिटी है, अभी भी बाजार बंद नहीं हुए, 3:10 हो रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया हुआ है। निफ्टी में फोमो बाइंग आ रही है, और निफ्टी में सप्लाई जोन के एरिया के आसपास खड़ा हुआ है। क्रूड ऑयल अभी भाग रहा है, और गोल्ड सिल्वर आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, सुबह से अभी टूटे हुए हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अन्य से क्या है ना सुमित जी, अपने खाते में पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। यानी कि जब तक दिमाग और दिल एक जगह पे नहीं है मेरे ख्याल से, तब तक बाजार को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। और ये ऐसा बाजार नहीं है कि यहाँ से दिल और दिमाग एक जगह पे बैठाकर अपन अपना पैसा इन्वॉल्व करें। यानी मेरी समझ में तो ये नहीं, थोड़ा इंतजार करते हैं मंडे का, क्योंकि जितने भी तांडव होते हैं वीकेंड पे ही होते हैं। अननेसेसरी कहीं कोई ओपनिंग हो गई तो रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सुमित जी, 1-2% छूट जाएगा मार्केट, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा ना। पैसा खाते में सुरक्षित रहना चाहिए। बिल्कुल, पैसा सेफ रहना चाहिए, हर बार बॉटम पकड़ने के चक्कर में नुकसान नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला सर, समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। इस पूरे शो को लेकर सर डिस्क्लेमर क्या है? सुमित जी देखिए, पर्सनल मेरी पोजीशन कहीं कुछ नहीं होती है। हो सकता है हमने अपने क्लाइंटों को सेम पोजीशन, सेम माइंडसेट, सेम साइकोलॉजी बेस्ड कॉल जनरेट किए हुए हो। आप जो भी पोजीशन बनाते हैं मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष में आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी न कभी देता है, न कभी दिया है, न कभी देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।